आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। और वक्त हो चला है रेस 2020 का, जिसके सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। 2020 के शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार है। जनता भी तैयार है और तैयार है टोटल न्यूज की टीम भी आपका मूड टटोलने के लिए। हर विधानसभा के साथ सबसे सही, सबसे सटीक सर्वे हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बताएंगे कि अपनी ही पार्टी में कौन सा उम्मीदवार कितना हैवीवेट है और कौन टिकट की दौड़ में आगे चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेस 2020 की। खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ददीबल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ा, हमारे इनपुट एडिटर है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो ओपिनियन पोल आप तक पहुंचा है, इससे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह के समीकरण बनते हैं, कितने वार्ड में मटियाला विधानसभा बटा हुआ है और साथ ही साथ किस वार्ड पर जनता क्या उम्मीदें लेकर आ रही है और किन समस्याओं पर सबका ध्यान केंद्रित करवाना चाहती है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली की जनता एक नई सरकार चुनने जा रही है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में है और सभी उसका जवाब जानना चाह रहे हैं कि इस बार जनता किसे मौका देगी। क्या जनता केजरीवाल सरकार को फिर से मौका देने जा रही है या उसे इस बार विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है। इन सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इन चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है और चर्चा के बीच उन चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में हैं। और इस मैदान में टोटल टीवी भी अपने सर्वे के जरिए पहुंच चुका है, जो किया है संभावित उम्मीदवारों पर। और आज बारी है मटियाला विधानसभा सीट की, जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मटियाला विधानसभा सीट पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का कब्जा है। यहाँ से विधायक है गुलाब सिंह, जो 2015 में चुनाव लड़कर विधायक बने। वहीं 2013 में यहां से राजेश गहलोत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे और 2008 में ये सीट कांग्रेस की कब्जे में थी और यहां से विधायक थे सोमेश शौकीन। मटियाला विधानसभा को 7 वार्डों में बांटा गया है, जिनमें नगली, समरावती, ककरौला, द्वारका बी, मटियाला, छावला और घुमनहेड़ा शामिल है। अब इन सभी वार्डों में विधानसभा चुनाव की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और चुनाव की इन चर्चाओं के बीच अब यहाँ टिकट की चर्चाएं भी सुनाई देने लगी हैं। और इन्हीं टिकट की चर्चाओं के बीच टोटल टीवी की टीम भी कुछ नाम लेकर लोगों के बीच पहुंची है, जो हमें मिले समाज के उन प्रबुद्ध और संभ्रांत लोगों से जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। और इन्हीं नामों को लेकर टोटल टीवी की टीम पहुंची क्षेत्र के हर इलाके में और ली लोगों की राय। और उस सामूहिक राय से जो तस्वीर बनी वो आपके सामने है। इस सर्वे के जरिए बता दें कि अब तक टोटल टीवी के सर्वे की सबसे खास बात रही है कि इसके पीछे सर्वे टीम की मेहनत और सही नियत का बड़ा योगदान है। और यही वजह है टोटल टीवी के सर्वे हमेशा सटीक रहे हैं। हम ये पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही बखूबी समझते हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो 7 वार्ड में मटियाला विधानसभा बटा हुआ है और मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। लेकिन कौन कौन टिकट की रेस में दौड़ रहा है, अपनी पार्टी में कौन कितना हैवीवेट है, किसका राजनीतिक कद कितना बड़ा हुआ है, ये जानने से पहले ये देख लीजिए कि आखिरकार संभावित उम्मीदवारों का प्रोफाइल क्या है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अगले कुछ महीनों में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची हो रही है, तो वहीं उम्मीदवार भी अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता और पार्टियों के मुख्यालय में घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल टिकट की माथापच्ची का है। किस सीट से किसे मिलेगा टिकट, अगले 5 साल कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है दिल्ली की आवाम की नब्ज। कौन किस सीट से कितना आगे है टिकट की इस रेस में, जानने के लिए आज बात मटियाला विधानसभा सीट की, जहां से मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह। वहीं बीजेपी में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी में कमलजीत सहरावत टिकट की रेस में है। वर्तमान में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में नेता सदन हैं कमलजीत सहरावत। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में महापौर भी रही हैं कमलजीत सहरावत। बीजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं राजेश गहलोत, जो टिकट की रेस में शामिल हैं। 2013 में मटियाला विधानसभा से जीतकर विधायक बने थे राजेश गहलोत।
राजेश गहलोत ने 1987 में लोकदल के साथ राजनीति में एंट्री की थी। 1997 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़े राजेश गहलोत और जीत मिली। करीब एक दशक तक नजफगढ़ जोन के चेयरमैन भी रहे हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी में टिकट के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो मौजूदा विधायक गुलाब सिंह फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। मटियाला विधानसभा के मौजूदा विधायक है गुलाब सिंह। तत्कालीन विधायक राजेश गहलोत को हराकर चुनाव जीते थे गुलाब सिंह। आम आदमी पार्टी में दूसरे संभावित उम्मीदवार है बलबीर जाखड़, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। 2019 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं बलबीर जाखड़। पेशे से वकील और द्वारका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं बलबीर जाखड़। दिल्ली की सभी जिला बार एसोसिएशन के संयोजक भी हैं बलबीर। जाट समाज से आते हैं और टिकट की रेस में हैं। आम आदमी पार्टी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं रमेश मटियाला, जो कि इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। आप यूथ विंग के अध्यक्ष हैं और 2 बार पार्षद भी रहे हैं रमेश मटियाला। साउथ एमसीडी में नेता विपक्ष रह चुके हैं रमेश मटियाला। समाज सेवी हैं और जाट समाज से आते हैं। वहीं कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस में 2 संभावित उम्मीदवार टिकट की रेस में दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिनमें सूरजभान शौकीन और बबलू पहलवान पहला नाम है। अपने इलाके में समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं सूरजभान शौकीन। खिलाड़ी रहे हैं और अब टिकट की रेस में हैं सूरजभान शौकीन और बबलू पहलवान। कांग्रेस में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं सोमेश शौकीन, जो इस बार टिकट की रेस में हैं। 2008 में मटियाला से ही विधायक रह चुके हैं सोमेश शौकीन। 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया है और इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी है। और जनता ने किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है, यही देखने को मिलेगा आपको टोटल न्यूज के सर्वे में। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा ही चुके हैं। मटियाला विधानसभा 7 वार्ड में बटा हुआ है। जाट बहुल्य ये क्षेत्र है और साथ ही साथ ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा बड़ा है, तो समस्याएं भी यहाँ की बहुत ज्यादा बड़ी हैं। कितनी समस्याओं का समाधान हो पाया है और इस बार क्या नया होने वाला है, राजनीतिक समीकरण क्या नए बैठ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ददीबल यादव जी के पास जाऊंगी। ददीबल जी, ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा बड़ा है, जाट बहुल्य क्षेत्र है, किस तरह के समीकरण आप देखते हैं? देखिए, 2008 से ये विधानसभा फॉर्म में आई है और तब से अगर आप देखें तो एक तो यहाँ बहुत सारे गांव हैं और बड़ा इलाका है। दिल्ली की पहली विधानसभा है जहाँ पर 7 वार्ड हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिनमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का है, 1 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2008 में कांग्रेस के सोमेश शौकीन यहाँ से जीते थे और 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी के पास से सीट गई, राजेश गहलोत जीते और उसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी जीती। यहाँ पर अगर प्रोफाइल वाइज देखें इन तीनों में तो सबसे रिच जो कहें कि जिसकी राजनीतिक रूप से जिसकी पृष्ठभूमि रिच है उसमें राजेश गहलोत ज़्यादा हैं। और राजेश गहलोत 1987 से एक तरह से राजनीति में वो सक्रिय हुए थे, जागरण आंदोलन से, जब देवीलाल जी लोकदल के सुप्रीमो हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे, जो बाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह के टाइम पर। तो उनसे निकटता रही राजेश गहलोत जी की। ये भी जाट नेता हैं और बाद में ये लोकदल के सेक्रेटरी बने दिल्ली के और उसके बाद फिर राजनीति में चलते गए और चलते चलते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और 2013 में ये जीते। उससे पहले 1-2 चुनाव हारे भी। तो लेकिन पॉलिटिकली जो है ज़्यादा साउंडेड हैं, क्योंकि दिल्ली में ही रहे हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं। ये अलग बात है कि पढ़े लिखे इनकी जो है शिक्षा बागपत में हुई है, बड़ौत में, लेकिन उधर कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस भी उस इलाके में स्टार्ट किया था। लेकिन पॉलिटिकली ये दिल्ली में लंबे समय से एक्टिव है। तो और जहाँ तक सोमेश शौकीन की बात है, वो भी दिलियाटिक ही है, लेकिन ये सब टिंटेड रहे हैं। सोमेश शौकीन एक मामले में रहे हैं टिंटेड,
बिजनेसमैन एक थे गगन धवन, 2017 में ईडी का छापा पड़ा था कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन को लेकर के, और उसमें उस समय इनका भी नाम जुड़ा था उससे, और छापे वापे पड़े थे। तो उसमें ये भी एक तरह से इन पर भी उंगलियां उठी थी, क्योंकि वो सीबीआई का मामला था, वो जो कोल ब्लॉक वाला मामला था टेंडर वाला, उसमें उस समय के सीबीआई चीफ जो थे रंजीत सिन्हा, उनसे लेकर के वो मामला उठा था। धवन जो हैं वो बिजनेसमैन थे, गगन धवन, और रंजीत सिंह के घर पर आने जाने वालों में फ्रीक्वेंटली जिसकी मूवमेंट थी, 70 बार उनका एंट्री वहाँ पर पाई गई थी रजिस्टर में। तो उनसे जो है इनका नाम जुड़ा हुआ था उनके करीबियों में, और उस समय दिल्ली में भी कई जगहों पर रेड हुई थी, उसमें इनका भी ठिकाना शामिल था। जहाँ तक सुमेश शौकीन की बात है, सुमेश शौकीन भी टिंटेड रहे हैं। सुमेश शौकीन ये 2008 में चुने गए। हाँ, सुमेश शौकीन 2008 में चुने गए। सुमेश शौकीन का ठीक ठाक है। गुलाब सिंह टिंटेड रहे थे। गुलाब सिंह एक रंगदारी के मामले में 2016 में जो है गिरफ्तार भी हुए थे, गुजरात से इनको अरेस्ट करके लाया गया था। तो ये 2 लोग तो इसमें टिंटेड रहे हैं। सुमेश शौकीन का जो मामला है वो बिजनेसमैन गगन धवन की वजह से, और गुलाब सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं। राजेश गहलोत की छवि इसमें साफ सुथरी है। अब पॉलिटिकली चूंकि अब विधानसभा का चुनाव भी 2-4-10 दिन में डिक्लेयर हो ही जाना है, तो कुल मिला के सीट का समीकरण जो है ये जाट बहुल सीट है। इसमें बहुत सारे गांव भी हैं और शहरी आबादी भी है, मिश्रित आबादी है, लेकिन जाट बहुल सीट है। और यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पानी की समस्या जो आमतौर पे बाहरी दिल्ली के इलाकों में होती है, वो एक बड़ी समस्या यहाँ भी है। बाकी तो दूसरे जो समस्याएं हैं वो सतत हैं, लेकिन पानी की समस्या यहाँ भी है लंबे समय से। पानी की समस्या यहाँ भी है, इसके अलावा सड़कों की समस्या को लेकर भी लोग कहते हैं कि बिल्कुल वो तो है ही है। इस तरह की जो आबादी है जी वहाँ पर वो तो सतत ये समस्या कई लोगों ने बताई है। इसके अलावा संजय जी देखिए, 2008 से जरा हम इतिहास में जाते हैं। 2008 में कांग्रेस के खाते में ये सीट आई। 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में आई। 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी के खाते में आई। इस सीट ने मौका दिया है तीनों ही दलों को। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसने बहुत सदाशयता के साथ तीनों दलों को मौका दिया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ हुई है, इन तीनों दलों को मौका देने के साथ ये कोई दल पूरा काम अपना नहीं कर सका। लगातार अगर किसी का टेन्योर होता 2 बार 3 बार का, तो शायद ये कहा जाता कि उसने लग करके काम किया। लेकिन किसी को 5 साल मिला, किसी को दूसरे को 5 साल, दूसरे को तो तीसरे को तो केवल 2 साल ही मिले। तो एक तो यहाँ समस्याओं का अंबार है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, सब मिला जुला करके, और मिश्रित आबादी है, तो समस्याएं भी अलग अलग तरह की। जैसे पानी की समस्या यहाँ जहाँ मूल अभी बताया दिग्बल जी ने, पानी ऐसी चीज़ है जो सबके लिए है। वो चाहे झुग्गी झोपड़ी वाला हो, चाहे शहरी क्षेत्र का हो, चाहे गांव के क्षेत्र का हो, पानी एक मूल समस्या होती है सबके लिए। हो सकता है जैसे सड़क है, पानी है, इस तरह की समस्याएं यहाँ पर सबके लिए। इसके अलावा भी जो शहरी क्षेत्र है उनकी अलग अपनी समस्या है, और ग्रामीण क्षेत्र की अपनी अलग समस्या है। तो यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, काम कुछ विशेष नहीं हुआ है। न कांग्रेस ने उस तरीके से दावा कर सकती है कि उसने बहुत समस्याओं का समाधान किया। भाजपा बहुत कम समय तक रही, आप 5 साल तक रही, लेकिन जिस तरह की अभी स्थितियां दिख रही वर्तमान में, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान हुआ हो। तो समस्याओं का अंबार है वहाँ, और ये मुद्दा तो जरूर बनेगा। पानी और उसके साथ साथ लगाए बाकी सिविल एमिनिटीज जो है वो मुद्दा वहाँ बनेंगे। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई बार लोग अपनी अपनी शिकायतें कर चुके हैं। सुजीत जी के पास जाऊंगी। सर, अगर 7 वार्ड में बटा हुआ है ये क्षेत्र, 4 पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास भी गई है। किस तरह का समीकरण आप विधानसभा चुनाव में देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कहने को तो जाट बहुल सीट है और जाट ही कहीं यहाँ पर विधायक होना चाहिए, लेकिन अभी मौजूदा समय में आप देखेंगे कि यहाँ गुलाब सिंह यादव जो है वो यहाँ पर विधायक हैं। तो ऐसे में समीकरण जो जाट बहुल सीट होने का था, वो लगता है कि जाटों का वोट बैंक जो बटा कांग्रेस और बीजेपी में, उसकी वजह से यहाँ पर गुलाब सिंह यादव जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्होंने जीत दर्ज की। और जिस तरीके से इस सीट का समीकरण अब बदला हुआ है, अगर देखेंगे यहाँ पर कि
निगम में भी सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी का प्रभाव है, 4 वार्ड में उसका प्रभाव है और 1 वार्ड में ही सिर्फ आम आदमी पार्टी जीत पाई थी, जबकि उनका यहाँ पर उनकी पार्टी का एमएलए है। तो निगम के चुनाव के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी यहाँ पर भारी है, लेकिन विधानसभा का चुनाव जब होगा तो विधानसभा के स्तर पर और वहाँ के स्थानीय मुद्दे होंगे और नेता जो होगा उसके कद के ऊपर चुनाव यहाँ पर लड़ा जाएगा और पार्टियों की अपनी छवि जो होगी वो शामिल होगी। लेकिन 5 साल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है और सबसे ज़्यादा दावा किया जा रहा है कि पानी पे काम हुआ है और पानी के मसले अभी भी मटियाला गांव हो, उसके आसपास के इलाके हों या द्वारका जो सोसाइटियों का इलाका है जो हिस्सा मटियाला विधानसभा क्षेत्र से लगता है, उन इलाकों में अभी भी पानी की सप्लाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ लोगों की इस बात की शिकायत है कि पानी की सप्लाई अगर ठीक हो जाती तो वहाँ की सबसे बड़ी समस्या हल हो जाती। दूसरा, वहाँ जिस तरीके से सरकार बनने के समय कहा गया था टैंकर से पानी की सप्लाई कहीं नहीं होगी, सारी व्यवस्था ठीक कर, लेकिन वहाँ अभी भी कई इलाकों में लोगों को टैंकर पर आश्रित रहना पड़ता है। टैंकर आता है तो फिर उनको पानी मिलता है। और सीवर की जहाँ तक बात है, सीवर लाइन बहुत सारे जो गांव के इलाके हैं या फिर जो कच्ची कॉलोनियाँ, वहाँ अनधिकृत कॉलोनियाँ बनी हैं, वहाँ उनका अभाव है, वहाँ सीवर नहीं है और जल भराव हो या गंदगी हो उसकी वजह से रहती है। और वो इलाका ऐसा है कि वहाँ प्लॉटिंग और कई अनधिकृत कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, तो जहाँ आबादी रह रही है उसके बीच में लोगों ने प्लाट लेके छोड़ दिए, तो आसपास के जो लोग रहते हैं उन खाली प्लाटों में जो है कूड़ा फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि नगर निगम है तो वो तो बाकी जगहों की सफाई करता है, लेकिन किसी के प्लाट के अंदर अगर कूड़ा जमा हो रहा है और वहाँ गंदगी फैल रही तो वहाँ वो सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उस इलाके में लोगों को तकलीफ होती है। और ख़ास तौर पे वहाँ सामुदायिक भवन की भी मांग है कि सामुदायिक भवन बनाए जाएं ताकि लोगों को सामाजिक समारोह या अन्य तरह के समारोह करने की जो सहूलियत है वो अच्छी हो सके। और जो सीवर लाइन जिन इलाकों में बिछाई भी गई है या पानी की पाइपलाइन जहां बिछाई भी गई है, वहां पर जो दोबारा सड़क खोद कर जो पाइपलाइन बिछाई या सीवर लाइन डाले गए, उसकी वजह से वो दोबारा सड़क ठीक नहीं हुई है, तो उस वजह से सड़कों की स्थिति वहाँ काफ़ी ख़राब है। लोग इस बात से परेशान हैं। जबकि जब भी इस तरह का कोई टेंडर होता है तो उसमें ये नियम होता है कि अगर कोई भी सड़क आप तोड़ रहे हैं या खुदाई कर रहे हैं तो बाद में उसको रिपेयर करने का भी जिम्मा होता है, लेकिन वो रिपेयर करना या दोबारा उसको ठीक करने का काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ है। बिल्कुल, देखिए जो समस्याएं हैं वो समस्या जस की तस है और ये जो सीट है, इस सीट पर हर पार्टी को मौका मिला है। दिल्ली और क्या कहता है दिल्ली का ओपिनियन पोल? संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। तो टोटल टीवी का संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? तस्वीर साफ हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस की स्थिति साफ हो रही है। यहाँ पर 2 नाम निकलकर सामने आए हैं। 56% वोट्स सूरजभान शौकीन को मिल रहे हैं, जबकि सोमेश शौकीन को 33.33% वोट्स मिल रहे हैं। 2008 में ये विधायक भी थे। इसके अलावा कांग्रेस के बैनर पर भी भरोसा जताने के लिए कुछ लोग तैयार हैं। जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार पर भरोसा जताने के लिए तैयार है और ऐसे लोगों की संख्या है 10.67%। बिना देरी के सुजीत जी के पास सबसे पहले जाऊंगी। सर, सोमेश शौकीन अनुभव रखते हैं, 2008 में विधायक रहे हैं, बावजूद इसके रेस में पिछड़ रहे हैं और रेस में आगे चल रहे हैं सूरजभान शौकीन। क्या जनता से कनेक्टिविटी या फिर लोगों की बातों को सुनना, मुद्दों को लेकर समाधान देना, ये सब कुछ जा रहा है इनके फेवर में? देखिए, अगर बात करें हम सूरजभान शौकीन की, सबसे पहले तो सूरजभान शौकीन अभी वहाँ पर चुनाव नहीं लड़े, पहली बार वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। वहाँ लोगों के बीच में वो ख़ास तौर से खिलाड़ी होने के नाते ज़्यादा सक्रिय हैं और अपने आप को किसान परिवार और किसान के तौर पर भी पेश करते हैं। तो इस वजह से वहाँ जो उनकी सक्रियता है, चाहे वो सभी धर्मों के जो भी महोत्सव होते हैं उस तरह के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं और
खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी होने की वजह से वो चाहे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो या अन्य तरीके के खेलों का आयोजन हो, उसमें भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। और अगर हम बात करें बुजुर्गों का, जो वृद्धाश्रम नगली इलाके में है, वहाँ पर भी वो सेवा भावना से जाते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं। और नगली में जो मस्जिद है या जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उस इलाकों में भी जाकर लोगों के बीच में काम करते हैं। तो वो अपने आप को गांव, किसान और सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ और समाज सेवा के स्थिति से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहले नंबर पर आते दिख रहे हैं 56। और ख़ास तौर पे अभी जैसे कि जाट बहुल इलाका है, तो वहाँ पूर्वांचल के भी लोग, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं या जो भी द्वारका का सोसाइटी का इलाका है, वहाँ पूर्वांचल बहुल भी क्षेत्र बन रहा है, लोग वहाँ आकर रह रहे हैं। तो पूर्वांचल महा महोत्सव का आयोजन भी उन्होंने कराया, उसमें छठ पूजा है या देव दीपावली है, इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए भी लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी नेता हैं पार्टी के, चाहे कीर्ति आजाद झा चुनाव प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन हैं अभी कांग्रेस पार्टी के, हरीश रावत उत्तरांचल से आते हैं, उत्तरांचल के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो उनके साथ महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने वहाँ उस इलाके में मार्च वगैरह किया। और कीर्ति आजाद झा और पूनम आजाद झा उनकी पत्नी, उनके साथ छठ पूजा का आयोजन उस इलाके में कराया जो है। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से। और अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष चोपड़ा, उनके साथ भी चुनाव के लेकर अपनी गतिविधियां कैसे चलाएं पार्टी की नीतियों, तो कह सकते हैं जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मिलकर वो अपना वहाँ पर जनाधार मजबूत करने का काम कर रहे हैं और पार्टी के नेताओं से को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो भी उस इलाके के मुद्दे हैं उनको उठाने में वो पीछे नहीं रहना चाहते हैं। यही वजह है कि सूरजभान शौकीन यहाँ 56.56% के साथ नंबर 1 पर आ रहे हैं। लेकिन सोमेश शौकीन अब 2008 में एमएलए वो चुने गए थे, 5-6 हज़ार के अंतर से वो जीते थे, लेकिन 2 चुनाव लगातार वो हारे। आप देखेंगे कि 2013 का भी चुनाव हारे और 2015 का भी चुनाव हारे, और दोनों बार वो तीसरे नंबर पर चले गए। तो हो सकता है कि जो 2 बार का चुनाव हारे, और जिस तरीके से ददबल जी कह रहे थे कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे और ईडी का छापा भी पड़ा, तो उस तरीके से जो छवि खराब हुई है उसका शायद यहाँ सोमेश शौकीन का नुकसान होता दिख रहा है। और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 10.67% है, तो कह सकते हैं अन्य कांग्रेस उम्मीदवार की भी वहाँ तलाश कांग्रेस के समर्थक और नेता कर रहे हैं। अगर नए उम्मीदवार को कोई पैरासूट उम्मीदवार आता है तो अलग बात है, नहीं तो 2 नाम जो ये निकल कर आ रहे हैं उसमें सूरजभान शौकीन कांग्रेस समर्थकों और मतदाताओं के लिए वो पहली पसंद बन रहे हैं। जी, संजय जी के पास जाऊंगी। संजय जी, सूरजभान शौकीन समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, खिलाड़ी रहे हैं, क्या ये मानकर चला जाए कि छवि तो उनकी साफ छवि तो उनके फेवर में जा ही रही है, साथ ही साथ जिस तरह से जाट बहुल क्षेत्र में वोटों का बंटवारा हुआ है, उसके बाद एक बड़ा समर्थन सूरजभान शौकीन को कांग्रेस के समर्थक दे रहे हैं? देखिए, एक तो राजनीति और राजनीतिज्ञ होता है, दूसरा एक चेहरा होता है, एक इमेज बनती है। तो सूरजभान शौकीन राजनीति में हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इमेज बिल्ड करना होता है, एक आपने कहा समाजसेवी का, खिलाड़ी का, सारे अपने जाट हैं लेकिन पूर्वांचल लोगों के लिए भी कार्यक्रम कराते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मुस्लिम लोगों के साथ है, तो ये जो समाज को जोड़ने का और काम करने का जो है ना, ये जो भी दिखता है, सतह पर दिखता है, तो जनता जाहिर है कि उसको उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है। ये चयन जो है वो जनता का है, जो आपने सर्वेक्षण कराया है वो जनता का है। जनता को जो चेहरा ज़्यादा सक्रिय दिखेगा, ज़्यादा लोगों के बीच दिखेगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी सारे सर्वधर्म समभाव वाले में दिखेगा, उनके त्योहारों में और सारी चीज़ों में शरीक रहेगा, जाहिर है जनता उसे वोट देगी या एक तरह से अपना मत बताएगी कि हाँ, इनको हमारा उम्मीदवार बनना चाहिए। ये अब पार्टी डिसाइड करती है कि सूरजभान बनते हैं या सोमेश बनते हैं, ये तो उसके ऊपर है, लेकिन ये जनता का सर्वेक्षण है, तो जनता में वो लोकप्रिय हैं, एक चीज़ है। दूसरे, सोमेश शौकीन के बारे में जहाँ तक है, देखिए छवि अगर कहीं टिंटेड है तो वो पार्टी पर उतना इफेक्ट नहीं डालता, जनता पर डालता है। जनता ये सोचती है, अगर उसके बारे में पता है तो जनता इसीलिए उन्हें 33.33% दे रही है।
और सूरजभान शौकीन को 56% दे रही है। तो जाहिर है कि सूरजभान शौकीन इसमें आगे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो चयन करना होगा यहाँ पर वो सोमेश शौकीन को नंबर 2 पर ही रखना होगा, क्योंकि लगातार वो नंबर 3 पर 2 चुनाव में आए और जिसका कोई कारण न था, पहली बार जीते थे और उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा जितना बेहतर पार्टी वहाँ सोच सकती थी, कांग्रेस वहाँ पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि सूरजभान शौकीन पर पार्टी दांव लगाना चाहेगी और जनता की भी वो पसंद है। ददीबल जी, हमने कांग्रेस के अंदर की हमेशा ये नोटिस करते हैं कि भले ही उनका कैंडिडेट हार गया हो, दोबारा से मौका देती है कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो दोबारा से मौका देने की बात कहते हैं, पसंद करते हैं, भले ही हार का सामना करना पड़ा हो बीते चुनावों में। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं है। 2008 में विधायक बने थे सोमेश शौकीन, बावजूद इसके कांग्रेस के समर्थक उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, सूरजभान शौकीन पर भरोसा ज्यादा जता रहे हैं। नहीं, देखिए, पार्टी ने बहुत मौका दिया उनको। 2008 में लड़े और लगभग वो 7-8 हज़ार वोटों से जीते, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। लेकिन 2013 में फिर से पार्टी ने उनको मौका दिया और वो तीसरे पायदान पर खिसक गए। उसके बाद 2015 में फिर उनको मौका दिया पार्टी ने, फिर वो तीसरे पायदान पर खिसक गए। तो दूसरी बार तो वो 48,000 वोट ले आए थे, तीसरी बार जो है सिर्फ 20,000 पर सिमट गए। तो उनका प्रोफाइल अगर आप देखें तो आगे की तरफ ना जा करके वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ा होता क्या है कि पब्लिक के बीच में एक ये जो आपका सर्वे है, इसमें सोमेश शौकीन को 3 बार चुनाव लड़ने के बावजूद 33% लोग इनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो ये ईडी की रेड थी उसने जो है इनको बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से इनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। पब्लिक के बीच में किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए, उसके यहाँ रेड पड़ जाए, तो फिर उसकी इमेज ख़त्म हो जाती है। सोमेश शौकीन के साथ पब्लिक के बीच में यही हुआ है। और उस समय, जिस समय ये रेड हुई थी 2017 में, उस समय ये मामला बहुत गर्म था सीबीआई का और ईडी के बीच में। वो इसमें कुछ ईडी के ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो बहुत सारे लोगों पर हुआ था ये। यहाँ से जो है विदेश में इथियोपिया और कुछ दूसरे देशों को भेजे जाने का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का गगन धवन पर, और वो इनके बहुत करीबी थे, उसी में इनके यहाँ छापा पड़ा था। तो उस इमेज से, उस छापे से इनकी इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा, इलाके में लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता गिरी। पार्टी में हालांकि अच्छे वक्ता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन वो सब चीज़ें सेकेंडरी हो गई। NSUI से इन्होंने 1993 में अपनी राजनीति शुरू की थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी ये गए, वहाँ तक पहुँचे और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस मुबाहिसे में सोमेश शौकीन की अच्छी पकड़ है। लेकिन पब्लिक के बीच में इनकी इमेज जो डाउन हुई है, उसकी वजह से अब ये दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं और सूरजभान को लोग पसंद कर रहे हैं उनके कामकाज की वजह से। जैसे सुजीत जी बताया कि उन्होंने कॉमन मैन से जुड़े हुए जो एजेंडे हैं, चाहे वो छठ के हैं, चाहे वो खेल के, चूँकि स्पोर्ट्स के तो यही हैं, पहलवान हैं, हाँ वही कह रहा हूँ, पहलवान है ये। तो वो सब उस तरह की चीज़ों में भाग लेना, यूथ के बीच में शामिल होना, पकड़ कहीं ना कहीं उनकी मजबूत रही है। तो लेकिन सुजीत जी, सारे फैक्टर्स ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी फैक्टर पर कितना खरे उतरते हैं सूरजभान शौकीन? देखिए, वो खास तौर से मटियाला की अगर बात करें तो वहाँ ग्रामीण इलाका भी है, किसान भी हैं और शहरी आबादी भी है और हाई फाई सोसाइटियाँ भी उस इलाके में है। तो जिस तरीके से उनका जुड़ाव अभी यूथ के बीच में है, या फिर किसान खुद को कहते हैं, खिलाड़ी भी हैं, तो उनकी पकड़ वहाँ पर मजबूत दिख रही है। लेकिन अब जब प्रत्याशी तय होंगे सभी पार्टियों के, उसके बाद विजिबिलिटी फैक्टर तय होगा कि उस इलाके में कौन किस पार्टी का प्रत्याशी सबसे ज़्यादा जिताऊ उम्मीदवार बन सकता है। लेकिन अभी अगर कांग्रेस के अंदर की बात करेंगे तो कांग्रेस में जो नाम उभर कर आ रहा है उम्मीदवारों का, उसमें सूरजभान सबसे आगे दिख रहे हैं। तो संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल लगातार जारी है। रेस 2020 में कांग्रेस की क्या स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की क्या स्थिति है, कौन किस पर कितना हावी है, तस्वीर साफ हो चुकी है। 2 नाम निकलकर सामने आए थे, सूरजभान शौकीन और सोमेश शौकीन का। सूरजभान शौकीन इस रेस में आगे चल रहे हैं 56% वोट्स के साथ, सोमेश शौकीन 33.33% वोट्स के साथ।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। और संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संदेश लेकर आया है? दो नाम निकलकर सामने आए हैं, राजेश गहलोत और कमलजीत सहरावत। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवारों पर कोई भी चेहरा हो बीजेपी के बैनर पर, उस पर भी भरोसा जताने के लिए जनता तैयार है। लेकिन जो वोट परसेंटेज है, राजेश गहलोत को 44.95% वोट्स मिले हैं, कमलजीत सहरावत 35.42% वोट्स के साथ है। इस बीजेपी के बैनर पर भरोसा जताने वाले 19.63% लोग हैं। 2013 में विधायक रह चुके हैं राजेश गहलोत। सुजीत जी के पास जाऊंगी। सर, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बीजेपी की स्थिति नजर आ रही है। हमने देखा है कि बीजेपी में अच्छे खासे उम्मीदवार होते हैं, 3-4 कैंडिडेट होते हैं संभावित उम्मीदवार, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, इतना बड़ा ये एरिया है, बावजूद इसके दो ही संभावित उम्मीदवार निकलकर सामने आए और राजेश गहलोत आगे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन उतना नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। देखिए, राजेश गहलोत यहाँ से 2013 में एमएलए चुने गए और इसके पहले भी वो लगातार प्रयास करते रहे कि जो उनको टिकट जो है यहाँ से मिले। आपने देखा होगा 2015 का भी चुनाव वो लड़े, लेकिन अभी भी वो वहाँ पर पसंद नंबर 1 के तौर पर विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर आगे आ रहे हैं। लेकिन कमलजीत सहरावत जो दूसरे नंबर पर हैं, उनके साथ आप देखेंगे कि वो द्वारका बी वार्ड जो मटियाला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ से वो निगम पार्षद हैं। निगम पार्षद जरूर हैं, लेकिन उनका कद जो है साउथ दिल्ली नगर निगम में मेयर होने के नाते और इस समय साउथ दिल्ली नगर निगम में नेता सदन होने के नाते उनका कद पूरा दक्षिणी दिल्ली के इलाके में बढ़ जाता है। भले ही वो जो है विधायक 2008 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ हजार वोटों से हार गई थी, बहुत कड़ी टक्कर दी थी सोमेश शौकीन को, लेकिन अब जब वो निगम पार्षद हैं तो उनका कद वहाँ पर काफ़ी बड़ा हुआ है और उस इलाके में वो सक्रिय हैं। पूरे साउथ दिल्ली के इलाके में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जिस तरीके का काम किया है मेयर रहते हुए या नेता सदन रहते हुए, ख़ास तौर पर वहाँ पर जिस तरीके से अजूबा पार्क जो बनवाया है, 7 अजूबों वाला पार्क जो बनवाया है, इसके अलावा वहाँ पर जो फ्लाई ओवर के नीचे जहाँ गंदगी रहती थी उसका कायाकल्प उन्होंने कराया है। सोलर जिस तरीके से लाइटें हैं, पुरानी जो लाइटें थी निगम के अंदर करीब 1.5-2 लाख लाइटों को उन्होंने बदलवाया, एलईडी लाइटें लगवाई। तो इस तरह के से उन्होंने निगम में जब उनको मेयर की जिम्मेदारी मिली और ख़ास तौर से अब नेता सदन हैं, अभी वो नेता सदन होने के नाते बहुत बड़ा काम किया सुधारात्मक दृष्टि से, क्योंकि एमसीडी में तमाम आप देखते होंगे कि कोई भी काम कराने के लिए लोगों को तमाम तरह की रिश्वत देनी होती है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने काफ़ी जो है काम किया और जिससे एमसीडी की रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिला। तो कमलजीत सहरावत यहाँ पर भले ही आप नंबर 2 पर हैं, लेकिन राजेश गहलोत को कहीं ना कहीं संभावित उम्मीदवारों की रेस में टक्कर देते दिख रही हैं, क्योंकि वो भी एक बार एमएलए का चुनाव लड़ चुकी हैं, इसलिए उनकी भी दावेदारी हमेशा वहाँ मटियाला विधानसभा क्षेत्र में बनी रहती है। और पार्टी में भी अगर आप बात करेंगे तो पार्टी में भी उन्होंने काम किया है। वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, प्रदेश स्तर की पार्टी में पार्टी स्तर पर उपाध्यक्ष रही हैं और भी तमाम अलग अलग पदों में, चाहे ओपी कोहली रहे हों, चाहे विजेंद्र गुप्ता रहे होंगे, सतीश उपाध्याय रहे हों, अब मनोज तिवारी हैं, तो सबके साथ जुड़कर उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। तो इसलिए उनकी भी दावेदारी वहाँ पर हमेशा से बनी रही है। और राजेश गहलोत अभी पूर्व प्रत्याशी थे, 2015 में चुनाव वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन 13 में वो चुनाव जीते थे, 2008 में कमलजीत को मौका मिला था। तो इन दो नामों में से ही पार्टी को वहाँ तय करना होता है कि किसको टिकट मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ कोई संघर्ष करता है टिकट के लिए प्रयासरत होता है तो उसमें राजेश गहलोत और कमलजीत सहरावत 2 नाम उभर कर सामने आते हैं। और कमलजीत सहरावत अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन उनके पास जो एमसीडी में बड़ा पद है, नेता सदन है, वो भी बड़ा पद होता है। हो सकता है इस वजह से भी लोग ये मान कर चल रहे हों कि अभी उनके पास एमसीडी में बड़ा पद है, निगम पार्षद हैं, तो मत प्रतिशत जो यहाँ कम दिख रहा है वो एक वजह हो सकती है।
और लेकिन राजेश गहलोत अभी यहाँ सबसे आगे दिख राजेश गहलोत सबसे आगे चल रहे हैं। संजय जी, बीजेपी के बैनर पर भरोसा जताने वाले 19.63% लोग हैं। हमने, जैसा कि मैंने कहा, हमने देखा है कि बीजेपी में संभावित उम्मीदवार कई सारे होते हैं, अपनी दावेदारी जो ठोकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही नाम निकल कर आया और एक अच्छा खासा मार्जिन बीजेपी के बैनर को भी मिल रहा है, 19.63%। तो क्लियर फाइट जो आप देख रहे हैं वो राजेश गहलोत और कमलजीत सहरावत के बीच में देख रहे हैं, या लगता है कि यहाँ पर एक और चेहरे की दरकार भारतीय जनता पार्टी को है, बीजेपी किसी और को भी यहाँ मौका दे सकती है? देखिए, राजेश गहलोत को जो 44.95% मिल रहा है वो इसलिए कि उन्होंने जो चुनाव लड़ा 2015 वाला, तो राजेश गहलोत इसलिए बेहतर है वहाँ पर क्योंकि विधायक का चुनाव लड़ा, एक बार रहे और एक प्रसिद्धि है, एक लोकप्रियता है, तो इसलिए हो रहा है। लेकिन कमलजीत सहरावत का 35.42% लाना ये बताता है, और साथ ही साथ 19.63 बीजेपी, किसी भी बीजेपी उम्मीदवार को देना, ये बताता है कमलजीत सहरावत के बारे में फ्यूचर देख सकती है भाजपा। और राजेश गहलोत के बारे में मुझे लगता है कि जो मिल रहा है ये मत, वो उस लोकप्रियता के कारण है। जो टिकट मिलने की जहाँ तक सवाल होगा, वहाँ कमलजीत सहरावत थोड़ा सा एज लेंगी राजेश गहलोत पर, क्योंकि जो उनका कामकाज है इधर एमसीडी में होने का है, महिला होने का है, उम्र की बात है, इन तमाम चीज़ों का जो फेवर है वो कमलजीत सहरावत की तरफ जाता है। और चूंकि लोकप्रियता और पुराने और बहुत समय से राजेश गहलोत राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए 44.95% आना कोई बड़ी बात नहीं है, और बल्कि एक तरह से उनको उतने मत नहीं मिल रहे हैं जितने मत मिलने चाहिए। सबसे बड़ी बात है 19.63% किसी भी बीजेपी उम्मीदवार को देने का मतलब कि इन दोनों उम्मीदवार के अलावा किसी की चाहत है, या ये है कि अगर ये दोनों उम्मीदवार के जब पूछा गया होगा, जब प्रश्न आपने पूछे होंगे या सर्वेक्षण किया होगा, तो निश्चित तौर पर इन दोनों को नकारने के बाद हुआ होगा कि कोई भी उम्मीदवार हो, ये हो ना हो, तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों के अलावा किसी को जनता चाहती है, पसंद करती है कि कोई इसके अलावा आए। अब वो अलग बात है कि पार्टी क्या समझती है। मुझे लगता है कि पार्टी उसमें नहीं जाती है कि ज़बरदस्ती किसी तीसरे उम्मीदवार को लाना, ना ये सर्वेक्षण इस पार्टी को प्रभावित करने जा रहा है। पार्टी अपने हिसाब से चुनेगी, और जब पार्टी चुनेगी तो देखेगी लगातार किसने उस क्षेत्र में काम किया है, कौन परिचित है, किसको ज़्यादा लोग पसंदगी वहाँ पर है, किस तरीके से, उसको देख कर चलेगी, और कौन फ्यूचर में काम कर सकता है, किसके पास अभी सक्रियता, ऊर्जा और संपर्क है लोगों का। तो मुझे लगता है कि उनके चयन में राजेश गहलोत और कमलजीत सहरावत ही होंगे। और मेरा एक व्यक्तिगत या उस तरह का आकलन है जो देखने का, कमलजीत सहरावत इस मामले में भले यहाँ 35.42 पा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह पार्टी के लेवल पर और जनता के लेवल पर भी शायद इससे बेहतर प्रदर्शन दिखाएं और उनका चयन हो। ददीबल जी, क्या दो चेहरों के बीच में आप क्लियर मुकाबला देखते हैं, राजेश गहलोत और कमलजीत सहरावत? क्योंकि कम उम्मीदवार होने के बावजूद भी वोट परसेंटेज किसी को अच्छा नहीं मिल रहा है, भले ही राजेश गहलोत आगे चल रहे हैं। नहीं रंजना जी, देखिए यहाँ पर जो मुझे लगता है कि राजेश गहलोत भी एक बार के विधायक रहे हैं, और कमलजीत चुनाव लड़ने के बावजूद 2008 में उनको नहीं जीत मिली थी, लेकिन राजेश गहलोत भी अगर जीते तो 4000 वोटों का ही फासला था। राजेश गहलोत इस समय जो है, उसके बाद फिर एक चुनाव लड़े, वो भी हारे, तो वो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। कमलजीत सहरावत फार्मर मेयर रह चुकी हैं, लीडर ऑफ हाउस हैं। लीडर ऑफ हाउस होने के नाते ये एक बड़ा कद होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो जो इलाका है वो पूरा उसके कार्य क्षेत्र में होता है, तो वो ये एक बड़ी बात है। रूलिंग पार्टी की नेता सदन है वो, तो वो एक बड़ा वेटेज है उनके नाम के साथ, जो पब्लिक से उनको कनेक्ट करता है। लोग वहाँ की जो समस्याएं हैं, वही नाली, खड़ंजा, पानी, सीवर, तो कहीं ना कहीं उनको लोगों के कामकाज करने में एक कनेक्टिविटी बनी हुई है लगातार। राजेश गहलोत को दूसरे का मुंह देखना पड़ता है, चाहे वो दिल्ली सरकार से संबंधित विभाग हैं तो उनके, और अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं तब भी उनको, चाहे वो कमलजीत सहरावत से सिफारिश करें, चाहे वहाँ के कमिश्नर से सिफारिश करें, या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से करें, या जो भी कंसर्न कमेटी हो उससे करें, क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं कि उनके पास वो अधिकार नहीं है कि वो बोल सकें। तो ये जो बीच का 5 साल गुजरा है, इसलिए राजेश गहलोत को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं मिल रहा। दोनों के बीच में 35 और 44 के बीच में बहुत बड़ा फासला नहीं है।
हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो राजेश गहलोत बहुत सक्रिय राजनीति में रहे हैं और पिछले 3 दशक से ज़्यादा गुजर गया है चौधरी देवीलाल से के साथ से शुरुआत करते हुए उनके उस लोकदल के जनजागरण आंदोलन से होते हुए और साहिब सिंह वर्मा के साथ जब उन्होंने दिल्ली में काम किया तो उसके बाद फिर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़े, फिर बाद में आकर के विधानसभा के लड़े। तो एक बीच में लंबा समय उन्होंने गुजारा है उस इलाके में, नजफगढ़ जोन के चेयरमैन रहे। तो उनका जो है बायोडाटा बहुत रिच है पॉलिटिकली, लेकिन बीच का जो 5 साल गुजरा है उसमें उनके पास कोई इस तरह का अधिकार नहीं रहा जिससे वो पब्लिक का काम उस तरीके से करवा सकें जिस तरीके से वहाँ पर कमलजीत के पास जो राइट्स हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से पब्लिक का वेटेज कमलजीत के फेवर में 35% जा रहा है और उनके पास जो है वो 44% जा रहा है। लेकिन लगभग 19-20% ये जो बीजेपी को जा रहा है वो भी एक सोचनीय स्थिति है उस इलाके में कि इन दोनों के बाद कहीं ऐसा ना हो कि किसी पैराशूट उम्मीदवार की वहाँ ज़रूरत पड़े बीजेपी को, क्योंकि ये हालात बहुत अच्छे नहीं दर्शा रहे हैं। कमलजीत सहरावत हो सकता है कि जिस पोस्ट पर हैं वो शायद ही विधानसभा की तरफ जाएं, अगर पार्टी का कोई प्रेशर हो तो अलग बात है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक ओपिनियन है। लेकिन नेता सदन भी अपने आप में एक अहम पोस्ट है, तो उसको छोड़ करके विधानसभा लड़ना इतना जल्दी कोई बहुत समझदारी नहीं है, अगर यही परसेंटेज है पब्लिक का तो रुझान का। बिल्कुल, तो ऐसे में पार्टी को समझना भी पड़ेगा कि जनता का संकेत क्या है। 2 नाम निकलकर सामने आए थे। 44.95% वोट्स के साथ राजेश गहलोत आगे चल रहे हैं और कमलजीत सहरावत इस रेस में पीछे चल रही है 35.42% वोट्स के साथ। लेकिन गौर कीजिएगा कि 2 उम्मीदवार जिनका नाम प्रमुखता से बाहर आया, इसके अलावा 19.63% लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के बैनर पर भरोसा जताने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साफ हो गई है और दोनों ही पार्टियों में 2-2 संभावित उम्मीदवार हैं जो प्रमुखता के साथ आगे चल रहे हैं। सुजीत जी के पास एक बार फिर से जाऊंगी। सर, कमलजीत सहरावत जो है महापौर भी हैं और 2013 में विधायक रह चुके हैं राजेश गहलोत। क्या लगता है आपको, पार्टी किस पैमाने को देखेगी राजेश गहलोत और कमलजीत सहरावत, अगर यही 2 नाम जो है पार्टी के सामने जाते हैं तो? देखिए, पार्टी के पास अगर पिछला इतिहास भी देखें, मौजूदा समय भी देखें, तो 2 ये बड़े नाम हैं। दोनों उस इलाके में सक्रिय हैं, दोनों मतलब लोगों के बीच में उनकी पैठ भी है और कह सकते हैं कि राजेश गहलोत अभी किसी पद पर नहीं है तो वो ज़्यादा वहाँ पर लोगों के बीच में आजकल आना जाना कर रहे हैं और इस वजह से भी उनकी जिस तरीके से वो दावेदारी अपनी जता रहे हैं। दूसरी तरफ कमलजीत सहरावत एमसीडी में होने के नाते उनकी सक्रियता ज़्यादा है। तो दोनों ये नाम ऐसे हैं जिनको पार्टी के लिए नकार पाना मुश्किल होगा। हालांकि पैराशूट उम्मीदवार की उम्मीद की जाती है कि अगर कोई आ जाए, लेकिन इस इलाके में अगर 2 मजबूत नेता उनके पास हैं, दोनों की पैठ वहाँ पर है, पकड़ भी है और मजबूती से चुनाव लड़ने में दम रखते हैं, तो फिर पार्टी वहाँ पैराशूट उम्मीदवार की कम उम्मीद कर सकती है। लेकिन अभी बीजेपी उम्मीदवार को जो ये मिल रहा है कि बीजेपी सिंबल पर जो जाना चाहते हैं कि कोई भी उम्मीदवार हो उसके साथ जा सकते हैं या एक नए उम्मीदवार की भी तलाश, लेकिन हमें लगता है कि राजेश गहलोत और कमलजीत सहरावत में से ही किसी एक को चुनना चाहिए पार्टी को। बिल्कुल, तो राजेश गहलोत या कमलजीत सहरावत, वर्तमान और इतिहास दोनों को ही अगर देखा जाए तो 2 नाम प्रमुखता से सामने। विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। और संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल जिसमें अब नंबर आ गया है सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी का। 3 नाम निकलकर सामने आए हैं, लेकिन इस रेस में जो सबसे आगे चल रहे हैं मौजूदा विधायक गुलाब सिंह ही आगे चल रहे हैं। ये चौंकाने वाला है। 86.58% वोट्स के साथ छवि पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे गुलाब सिंह की, बावजूद इसके इस रेस में आगे चल रहे हैं। रमेश मटियाला दूसरा नाम निकलकर सामने आया है 10.74% वोट्स के साथ। बलबीर झाकड़ 2.68% वोट्स के साथ है। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। सुजीत जी के पास जाऊंगी। सर, जैसे कि हम छवि की बात कर रहे थे और हमने देखा है इस इलाके में छवि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। कांग्रेस के अंदर पुराने जो विधायक हैं सोमेश शौकीन,
उन्हें पीछे रखा गया, सूरजभान शौकीन को आगे रखा गया छवि की बदौलत। आम आदमी पार्टी में यही अगर हम देखें तो गुलाब सिंह आगे चल रहे हैं संभावित उम्मीदवारों की रेस में। देखिए, गुलाब सिंह आगे हैं, उसके पीछे ये वजह है कि मौजूदा एमएलए हैं अभी, और उनके मुकाबले वहाँ पार्टी में दूसरी लीडरशिप तैयार नहीं हो पाई है। रमेश मटियाला वहाँ 1 वार्ड से निगम पार्षद हैं अभी जो है, इस वजह से उनको 10.74% मत मिल रहे हैं, और यूथ विंग के वो अध्यक्ष भी हैं। लेकिन बलबीर जाखड़ जो वहाँ पर ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसकी वजह से गुलाब सिंह का मत प्रतिशत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बलबीर जाखड़ लोकसभा के प्रत्याशी थे, लेकिन जिस तरीके से छवि की बात हो रही थी, उनकी छवि बीच चुनाव में आपने देखा होगा कि उनका बेटा आया और उनके ऊपर किस किस तरह के आरोप लगाए, जिसकी वजह से बलबीर जाखड़ की छवि खराब हो गई बीच लोकसभा चुनाव में, और उनका प्रदर्शन सबसे कमज़ोर देखने को मिला पूरे चुनाव में। ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे, उनमें बलबीर जाखड़ का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे ज़्यादा, और शायद यही वजह है कि अगर मटियाला विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी स्थिति उसी तरह की बनी हुई है, नहीं तो यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा मत मिलने चाहिए थे अगर वो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं तो। लेकिन छवि की ही बात है, लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर गुलाब सिंह वहाँ पर पार्टी में अच्छी पकड़ रख रहे हैं तो उनको बलबीर जाखड़ को विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर लोग आकलन नहीं करके चल रहे हैं। इसलिए रमेश मटियाला और गुलाब सिंह 2 नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। रमेश मटियाला क्योंकि अभी निगम पार्षद भी हैं, नेता विपक्ष भी रहे हैं उस इलाके में, साउथ दिल्ली नगर निगम में, तो उनका कद लगता है कि अभी उतना बड़ा नहीं हो पाया कि लोग उनको विधायक के तौर पर या संभावित उम्मीदवार एमएलए के उम्मीदवार के तौर पर देखें। लेकिन गुलाब सिंह की पकड़ अभी भी ठीक है वहाँ पर, और पार्टी को मुझे लगता है कि पार्टी को वहाँ पर देखना चाहिए कि गुलाब सिंह ही सबसे मजबूत दावेदार हैं उनके लिए। संजय जी, गुलाब सिंह ये पार्टी के लिए प्लस पॉइंट में है या दूसरी की कोई लीडरशिप वहाँ डेवलप नहीं हो पा रही है, इसलिए पार्टी के लिए मजबूरी बन गए हैं? देखिए, सही बात तो यही है कि गुलाब सिंह के बाद कोई लीडरशिप इस तरह डेवलप नहीं। वैसे भी पार्टी अभी नई है, वहाँ इतनी उस तरीके से जैसे कांग्रेस में या भाजपा में या दूसरे दलों में उम्मीदवार लगातार वहाँ पर पैदा होते रहते हैं, नेता पैदा होते रहते हैं, वैसा संभव भी नहीं है। आपसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इतने बड़े लीडर पैदा हो जाएंगे। अगर कोई होगा भी तो उसमें जो विधायक होगा, जो नेता होगा, जो 5 साल काम करा रहा होगा, उससे वो दूसरा नंबर बहुत पीछे होगा, जैसा दिख भी रहा है यहाँ पर। चाहे वो जाखड़ की बात हो, चाहे दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी की बात हो, या उम्मीदवार जो बनने के संभावित उम्मीदवार हैं उनकी बात हो। तो गुलाब सिंह एक तरह से विकल्पहीनता का चुनाव है, और ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। अगर जनता वहाँ कोई ऐसा चेहरा आपका देखती है कि आपके लिए ये नेता भी है, तो वो निस्संदेह दूसरे नेता को बताएगी कि भाई ये नेता जो है, इसको भी उम्मीदवार हमारा होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं देखती ऐसा कोई काबिल या इस तरह का नेता जो उनके साथ हो और आपसे बहुत बढ़िया नेता हो, तो जाहिर है कि वो गुलाब सिंह को ही चयन करेगी। तो ये जो आपने कहा कि ये विकल्पहीनता की स्थिति है, एक मजबूरी वाली स्थिति है कि वहाँ उस तरह के नेता फिलहाल आप में उभर करके सामने नहीं आए हैं। हो सकता है कुछ लोग सक्रिय हों, लेकिन उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर उनको उतने मत मिले जितने कि यहाँ तक आने के लिए, इस स्क्रीन तक पहुँचने की उनकी ज़रूरत हो। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो ये यादव हैं, गुलाब सिंह यादव हैं, जो कि नान जाट हैं, और यहाँ ये जाट बहुल क्षेत्र है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो SC ST बहुत ढेर सारे लोग हैं, उस जाति विशेषता के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके वोट भी हैं यहाँ पर। तो गुलाब सिंह पार्टी की पसंद उस स्थिति में बन सकते हैं। नए उम्मीदवार चुनने के बजाय वो गुलाब सिंह पर दांव लगाने का कोशिश करेगा। ददीबल जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है। गुलाब सिंह को क्या, अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो जो गैर जाट वोट हैं उनका फायदा भी मिल रहा है? गैर जाट वोट का भी फायदा मिला है, और जाट वोट भी गुलाब सिंह को गए थे, ऐसा नहीं है, जाटों के वोट भी मिले थे। इसीलिए गुलाब सिंह इतना मार्जिन था, 47,000 का मार्जिन था इनका 2015 में, अगर आप देखें तो। और तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच उनकी छवि को पब्लिक के बीच में
कोई बड़ा धक्का नहीं लगा है, वो मेंटेन है अभी भी, क्योंकि उनके जिन 2 कर्मचारियों की वजह से उनको जहालत झेलनी पड़ी थी वो उस समय और बदनामी हुई उनकी, उसका असर आपके इस सर्वे में दिख नहीं रहा हमें, क्योंकि 86% अगर उनके साथ पब्लिक जा रही है तो या तो आम आदमी पार्टी में वहां इतना बड़ा वैक्यूम है कि कोई दूसरा वहां पनप नहीं पाया, इससे सीधा सीधा यही संदेश जाता है। और जहां तक रमेश मटियाला की बात है या बलबीर जाखड़ की बात है, तो रमेश मटियाला ठीक है, पार्षद रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी और उसमें सब में रहे हैं, उसकी वजह से उसको 10% ही मिल पा रहा है, जबकि वो भी वहाँ उस इलाके में एक्टिव हैं, कम से कम 2 बार के पार्षद हैं, तो वो सबको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता दिख नहीं रहा है। तो वहाँ गुलाब सिंह का कद पार्टी के अंदर इतना बड़ा है और बीच में वैक्यूम है, जिसकी वजह से पब्लिक को उन्हीं के नाम पर मोहर लगानी पड़ रही पार्टी के अंदर लोकप्रियता के मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियों के संभावित उम्मीदवार जिनकी तस्वीर साफ हो गई है, स्थिति साफ हो गई है। कांग्रेस में सबसे आगे चल रहे हैं सूरजभान शौकीन, बीजेपी में सबसे आगे चल रहे हैं राजेश गहलोत और आम आदमी पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं मौजूदा विधायक गुलाब सिंह। लेकिन ये जो मटियाला विधानसभा है, यहाँ की जनता ने 2008 में कांग्रेस पर भरोसा जताया था, 2013 में बीजेपी पर और 2015 में आम आदमी पार्टी पर, यानी कि काम भी देखती है, छवि भी देखती है और जिन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में वोट किए जाते हैं, प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं, उन समस्याओं का समाधान भी देखती है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता छवि पर भी पूरा फोकस करती है। ऐसे में यहाँ की स्थिति तो साफ हो गई है, लेकिन अगली विधानसभा में किस तरह के हालात बने हुए ये भी आपको बताएंगे। चुनावी मैदान में कौन किस पर कितना भारी है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ओपिनियन पोल क्या कहता है रेस 2020 का, लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा टोटल न्यूज।